स्वागत। आज हम एक ऐसे विषय की पड़ताल कर रहे हैं जो हमेशा चर्चा में भी रहा है और विवादों में भी। बिल्कुल। ओशो का पुणे आश्रम, और खास तौर पर वो दौर 1974 से 1981 वाला। हाँ, वो शुरुआती सबसे चर्चित दौर। हमारे पास जो सामग्री है वो ओशोज पुणे आश्रम द स्पिरिचुअल लैबोरेटरी किताब के कुछ हिस्सों पर आधारित है। तो एक झलक मिलेगी उस अनोखी जगह की। जी। सोचिए, पुणे का शांत कोरेगांव पार्क इलाका, और वहां एकदम से एक ऐसा सेंटर खुलता है जो भारत के जो हम सोचते हैं आश्रम, वैसा बिल्कुल नहीं था। हाँ, पारंपरिक तो कतई नहीं था। तो हमारा मकसद है इन सोर्सेस के जरिए समझना कि भाई ये जगह थी क्या, यहां होता क्या था, और दुनिया भर में इतनी हलचल क्यों मची इसे लेके। हाँ, और ये समझना जरूरी है, जैसा सोर्स बताते हैं, कि इसे जानबूझकर एक आध्यात्मिक प्रयोगशाला की तरह देखा गया, बनाया गया। प्रयोगशाला जी। 1974 में शुरू हुआ, 2 प्रॉपर्टीज को मिलाकर, जिन्हें एक ग्रीक शिपिंग उत्तराधिकारिणी ने खरीदा था। तो ये सिर्फ रहने की जगह नहीं थी, प्रयोग हो रहे थे मानवीय चेतना पर। बिल्कुल। उसकी परतें, उसकी संभावनाएं, उस समय के लिए तो ये बहुत ही क्रांतिकारी बात थी। हाँ, प्रयोगशाला शब्द सुनते ही वो शांति, वो वैराग्य वाली छवि टूट जाती है। सोर्स में से जीवन का विस्फोट कहा गया है, और आध्यात्मिक कार्निवल भी। आध्यात्मिक कार्निवल। तो चलिए इसी प्रयोगशाला के दरवाजे खोलते हैं, देखते हैं अंदर क्या चल रहा था इन सोर्सेस के मुताबिक। जरूर। सबसे पहले ये कि कौन रहा था यहाँ, लोग कहाँ से आ रहे थे। विवरण तो कहते हैं कि पश्चिम से जैसे बाढ़ आ गई थी। हाँ, ये सही है। पश्चिम से आने वालों की संख्या बहुत ज्यादा थी। और ये वो लोग थे, खासकर जो 60 एंड 70 की जो पश्चिमी काउंटर कल्चर थी ना। हाँ, हिप्पी मूवमेंट और वो सब। जी। तो उससे जुड़े लोग थे, जिनका पश्चिमी भौतिकवाद से कह सकते हैं मोह भंग हो चुका था। ऊब चुके थे शायद। हाँ, बिल्कुल। लेकिन शायद उनकी जो साइकोलॉजिकल बनावट थी वो पूर्वी धर्मों की जो सीधी सादी शिक्षाएं होती है ना, हाँ, या जो कठोर नियम होते हैं, जी, उसके लिए शायद थोड़ी ज्यादा जटिल थी। इनमें आपको थेरेपिस्ट मिलेंगे, कलाकार, बुद्धिजीवी, ऐसे लोग जिन्होंने पश्चिम में जो भी उपलब्ध था, आध्यात्मिक, मनोवैज्ञानिक, सब आजमा लिया था, पर वो सैटिस्फैक्शन नहीं मिला। तो ओशो में ऐसा क्या खास था जो इन सबको खींच लाया, जो कहीं और नहीं मिल रहा था? देखिए, सोर्सेस के हिसाब से ओशो ना पश्चिम की भाषा बोल रहे थे। मतलब साइकोलॉजी की भाषा, विद्रूम की, अस्तित्ववाद की, लेकिन एक अलग लेवल से, एक ऊंचे आयाम से, जिसे वो प्रबुद्ध चेतना कहते थे। अच्छा। तो उनको जैसे फ्रॉयड और बुद्ध के बीच का पुल देखा गया, या फिर ज़ोरबा द ग्रीक और गुरजीफ के बीच का। ये तो बड़ा दिलचस्प कॉम्बिनेशन है। हाँ, और ये पश्चिमी साधकों के लिए एकदम नया था, आकर्षक था, क्योंकि ये उनके इंटेलेक्चुअल फ्रेमवर्क को एड्रेस करता था, पर उससे आगे जाने का रास्ता भी दिखा रहा था। तो ओशो का मूल डायग्नोसिस क्या था? उस समय के इंसान की समस्या क्या देख रहे थे वो, जैसा इन सोर्सेज में है? उनका जो सेंट्रल आइडिया था, जो उस समय बहुत अलग था, वो ये था कि भाई आज का इंसान वो सामाजिक नियमों, नैतिक शिक्षाओं, अपेक्षाओं के बोझ तले दबा पड़ा है, बुरी तरह से। नतीजा क्या है? अंदर चिंता है, अनकहा गुस्सा है, दबी हुई भावनाएं हैं, जैसे कोई ज्वालामुखी खोल रहा हो अंदर। तो ऐसे इंसान को सीधे ये कह देना कि बस बैठो और शांत हो जाओ, जैसा कई ट्रेडिशनल मेडिटेशन मेथड कहते हैं, उनके हिसाब से ये मजाक था, एक तरह की यातना थी। अरे, ये तो बिल्कुल उल्टी बात हो गई पारंपरिक ध्यान से। तो फिर इलाज क्या था? उनका तर्क था, जैसा सोर्सेस समझाते हैं, कि पहले ये जो दबी हुई एनर्जी है, ये जो अंदर का पागलपन है, इसे बाहर निकलने का रास्ता दो। अच्छा, कैसे? जैसे आप किसी उबलते बर्तन पर ढक्कन रखकर उसे शांत नहीं कर सकते ना, पहले भाप तो निकालनी पड़ेगी। सही बात है। तो असली शांति तक पहुंचने से पहले कैथार्सिस जरूरी है। कैथार्सिस वो भावनाओं का बाहर निकालना। एग्जैक्टली, बिल्कुल, तीव्र भावनाओं को। तो आश्रम को इसी कैथार्सिस के लिए एक सेफ स्पेस, एक कंटेनर की तरह डिजाइन किया गया था, जहां लोग बिना जजमेंट के डर के अपने अंदर के तूफान का सामना कर सकें, उसे एक्सप्रेस कर सकें। और जैसा सोर्स बताते हैं, इसकी शुरुआत तो सुबह सुबह ही हो जाती थी। हाँ, बिल्कुल। सुबह 6 बजे डायनामिक मेडिटेशन के शोर का जिक्र है। ये सुनने में इतना इंटेंस लग रहा है, होता क्या था इसमें? डायनामिक मेडिटेशन तो ओशो की सबसे, कह सकते हैं, सिग्नेचर तकनीकों में से एक थी, और ये सोर्स इसका बड़ा लाइवली विवरण देते हैं। सोचिए, एक बड़ा सा हॉल, सुबह 6 बजे, सैकड़ों लोग, अक्सर मैरून रंग के ढीले कपड़ों में। पहला स्टेज 10 मिनट का
नाक से गहरी तेज केओटिक सांसें। केओटिक मतलब बिना किसी क्रम के? हाँ, जैसे भी आए, शरीर को जगाने के लिए, ऊर्जा पैदा करने के लिए। फिर आता था दूसरा स्टेज, 10 मिनट का, वो कैथारसिस वाला। हाँ, विस्फोट। लोगों को एनकरेज किया जाता था कि पूरी तरह पागल हो जाओ, जो भी अंदर दबा है निकालो, चीखो, चिल्लाओ, रो, हंसो, शरीर को झटको, कूदो, नाचो। अरे बाप रे, जो भी नेचुरली आए। ये तो वाकई पारंपरिक ध्यान की शांत छवि से बिल्कुल ही अलग है। इसके बाद तीसरा स्टेज, 10 मिनट, दोनों हाथ ऊपर उठाकर एड़ी के बल कूदते हुए जोर जोर से हु 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 मंत्र का जाप। हु, इसका क्या मतलब था? कहा जाता था कि ये चोट नीचे के सेक्स सेंटर पर पड़ती है और एनर्जी को ऊपर उठाती है। और फिर आता था सबसे ड्रामेटिक पार्ट, चौथा स्टेज, 15 मिनट का। वो क्या था? ट्रेनर अचानक चिल्लाता स्टॉप, और सबको जहां है जैसे है एकदम स्टैचू बन जाना होता था। बिल्कुल हिलना नहीं, एकदम सन्नाटा, पूर्ण स्तब्धता। और दस्तावेज बताते हैं कि कई लोगों के लिए उस इंटेंस फिजिकल और इमोशनल रिलीज के बाद जो ये गहरी शांति और स्थिरता आती थी ना, हाँ, वही ध्यान का पहला असली अनुभव होता था। ये शांति ठोपी भी नहीं लगती थी, अंदर से जैसे खिल रही हो। अच्छा। और आखिरी स्टेज 15 मिनट का सेलिब्रेटरी डांस होता था। तो डायनामिक मेडिटेशन तो था ही, लेकिन सोर्सेज में आश्रम को थेरेपी ग्रुप्स का भी एक ग्लोबल सेंटर बताया गया है। हाँ बिल्कुल। पर यह भी कहा है कि ये पश्चिम की जो समय की टॉक थेरेपी थी उससे काफी अलग थे। कैसे? हाँ, बहुत अलग थे। ओशो ने पश्चिम के कुछ सबसे नए और अक्सर कंट्रोवर्शियल समझे जाने वाले थेरेपिस्ट को बुलाया था। अच्छा। यहाँ दर्जनों तरह की थेरेपीज चलती थीं, जैसे इनकाउंटर ग्रुप्स। इनकाउंटर मतलब टकराव? हाँ, जिसमें सीधे टकराव और ईमानदारी से भावनाओं को उभारा जाता था। फिर प्राइमल स्क्रीन थेरेपी थी, वो बचपन के दर्द को चीख कर निकालना। जी। गेस्टाल्ट थी, बायो एनर्जेटिक्स थी। और इन सोर्सेस के हिसाब से इन थेरेपियों को उनकी एक्सट्रीम लिमिट तक ले जाया जाता था। मतलब सिर्फ बातें नहीं होती थी? नहीं, लक्ष्य सिर्फ बातचीत से प्रॉब्लम को इंटेलेक्चुअली समझना नहीं था, बल्कि शरीर और भावनाओं में जो एनर्जी अटकी हुई है उसे रिलीज करना था। और इनमें किन मुद्दों से जूझना पड़ता था पार्टिसिपेंट्स को? विवरण बताते हैं कि ये ग्रुप्स अक्सर बहुत इंटेंस, इमोशनल और कन्फ्रंटेशनल होते थे। लोगों को पैसे, पावर, अथॉरिटी, रिश्ते और शायद सबसे विस्फोटक रूप से सेक्सुअलिटी, उससे जुड़ी अपनी गहरी कंडीशनिंग, अपने डर, अपने सप्रेशन का सामना करने के लिए उकसाया जाता था। ये एक सेफ स्पेस था जहां वो अपने वो हिस्से देख सकें जिन्हें नॉर्मल लाइफ में छिपाते हैं। और यहीं से शायद वो लेबल आया, सेक्स गुरु, है ना? इंटरनेशनल प्रेस ने दिया था ये नाम। हाँ बिल्कुल। इन सोर्सेज में इस बारे में क्या कहा गया है? क्या आश्रम का मेन फोकस सेक्स था? नहीं, ये सोर्स इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि सेक्स गुरु का लेबल मीडिया का दिया हुआ था, सेंसेशनल था, आसानी से बिकता था। पर सच नहीं था। पर वो ओशो के काम की गहराई और उसके असली मकसद को बिल्कुल नहीं दिखाता था। उनका टीचिंग ये नहीं था कि लोग ज्यादा सेक्स करें या अनैतिक बने। तो फिर क्या था? उनका मूल तर्क, जैसा इन डॉक्यूमेंट्स में है, वो ज्यादा गहरा था। वो कहते थे कि सेक्स इंसान की सबसे बेसिक लाइफ एनर्जी है। हाँ। और सदियों से लगभग सभी धर्मों ने, समाजों ने इसकी निंदा की है, इसे दबाया है। और उनका मानना था कि इस दमन का नतीजा अच्छा नहीं होता। बिल्कुल। उनके अनुसार निंदा या दमन से ये एनर्जी खत्म नहीं होती, वो विकृत हो जाती है। अच्छा। वो अंदर ही अंदर सड़ती है और फिर जुनून, मतलब ऑब्सेशन, सेक्सुअल परवर्जन्स और बड़े पैमाने पर सामाजिक पाखंड, हिपोक्रेसी के रूप में बाहर आती है। तो उनका जोर था कि सेक्स को जीवन के एक नेचुरल, सुंदर, यहाँ तक के पवित्र हिस्से के रूप में स्वीकार करो, दबाओ मत। हाँ, इससे लड़ो मत, दबाओ मत, बल्कि पूरी अवेयरनेस और समझ के साथ अनुभव करो, ताकि इसकी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म किया जा सके। तो फिर उन इंटेंस थेरेपी ग्रुप्स में सेक्स का रोल क्या था, अगर लक्ष्य सिर्फ भोग नहीं था? उन ग्रुप्स का एक जरूरी मकसद था लोगों को उनकी जो सेक्सुअल कंडीशनिंग है, जो गिल्ट, शर्म, डर, अधूरी इच्छाओं के रूप में जमा हो जाती है, और जो दमन है, हाँ, उसको सतह पर लाने के लिए एक सेफ, भले ही चैलेंजिंग स्पेस देना। लक्ष्य भोग विलास को बढ़ावा देना नहीं था। तो क्या था? बल्कि इस एनर्जी से जुड़ी जो ग्रंथियां हैं, जो साइकोलॉजिकल गांठें हैं, उनसे मुक्ति पाना था। ओशो के नजरिए से, जैसा ये सोर्स बताते हैं, जब इस एनर्जी को स्वीकृति मिलती है और इसे होशपूर्वक जिया जाता है, तभी इंसान इसके पार जा सकता है।
मतलब एनर्जी को नीचे से ऊपर उठाना। हाँ, उसे निचले शारीरिक केंद्रों की पकड़ से आजाद करना, ताकि वो ऊपर उठकर प्रेम, करुणा, क्रिएटिविटी और आखिर में ध्यान या कॉस्मिक चेतना जैसे हायर ह्यूमन एक्सपीरियंसेस में बदल सके। लेकिन जैसा अक्सर होता है, दुनिया ने शायद सिर्फ बाहरी चीजें देखी, वो टकराव की कहानियां, इमोशनल विस्फोट, नग्नता की खबरें। बिल्कुल। और इसके पीछे जो गहरा साइकोलॉजिकल और आध्यात्मिक काम था, उसे या तो समझा नहीं या नजरअंदाज कर दिया। हाँ, बाहरी ऑब्जर्वर के लिए इसे समझना मुश्किल था, खासकर जब रिपोर्टिंग सेंसेशनल हो रही हो। यहीं पर इन सोर्सेज में एक मुल्ला नसरुद्दीन की कहानी आती है। अच्छा। मुल्ला नसरुद्दीन। हाँ। ओशो अक्सर उनकी कहानियां इस्तेमाल करते थे अपनी बात समझाने के लिए। तो कहानी यूं है, एक रात मुल्ला नसरुद्दीन अपनी स्ट्रीट लाइट के नीचे घुटनों के बल बैठकर कुछ ढूंढ रहा था, बड़े ध्यान से। उसका एक दोस्त वहां से गुजरा, पूछा, मुल्ला क्या ढूंढ रहे हो? नसरुद्दीन बोला, मेरी चाबी खो गई है। ओके। दोस्त भी भला आदमी था, वो भी मदद करने नीचे बैठ गया, खोजने लगा। काफी देर हो गई, चाबी मिली नहीं। तो दोस्त ने पूछा, मुल्ला तुम्हें ठीक से याद है चाबी गिरी कहाँ थी? हाँ। नसरुद्दीन ने पास में अपने अंधेरे घर की तरफ इशारा किया, बोला, गिरी तो घर के अंदर थी। क्या, घर के अंदर? दोस्त हैरान। उसने लगभग चिल्लाते हुए पूछा, अरे तो फिर तुम यहाँ बाहर स्ट्रीट लाइट के नीचे क्यों ढूंढ रहे हो? हाँ, सही सवाल है। नसरुद्दीन ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, क्योंकि यहाँ रोशनी ज्यादा है। ये तो बड़ी मजेदार और गहरी कहानी है। तो ओशो के हिसाब से हम सब यही कर रहे हैं। हाँ, ओशो का यही कहना था। जैसा इन डॉक्यूमेंट से पता चलता है कि मानवता ठीक यही कर रही है, अपनी असली समस्याएं, डर, असुरक्षा, अकेलापन, मतलब की तलाश। हाँ, इन सब का समाधान हम बाहरी दुनिया की चकाचौंध में ढूंढ रहे हैं। ज्यादा पैसे में, ज्यादा सक्सेस में, बेहतर रिश्तों में, सोशल एक्सेप्टेंस की रोशनी में। क्योंकि वहां देखना आसान है। हाँ, वहां समाज की मान्यता है, जबकि असली चाबी, असली प्रॉब्लम और उसका सल्यूशन हमारे अंदर के अंधेरे में है, हमारी अपनी चेतना की गहराइयों में, जहां हम जाने से डरते हैं। तो पुणे आश्रम एक तरह से उस अंदरूनी अंधेरे में उतरने की जगह थी। हाँ, अपनी असलियत का सामना करने की हिम्मत जुटाने की जगह, चाहे वो कितना भी अनकंफर्टेबल क्यों ना लगे। और जो लोग वहां लंबे समय तक रहते थे, उनके लिए ये सिर्फ थेरेपी या मेडिटेशन की जगह नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। सोर्स बताते हैं कि ओशो इसे बुद्ध क्षेत्र कहते थे। बुद्ध क्षेत्र? हाँ, ये एक कॉन्सेप्ट है कि एक एनलाइटन मास्टर के चारों ओर एक खास एनर्जी फील्ड बन जाता है। उसमें रहने वाले लोगों का आध्यात्मिक विकास नॉर्मल से कहीं ज्यादा तेजी से होता है। तो ये एक तरह का शहर बन गया था साधकों का। बिल्कुल, एक जीता जागता धड़कता हुआ शहर। लोग आश्रम के रोजमर्रा के कामों में हाथ बटाते थे, किचन में, सफाई में, पब्लिकेशन में, गार्डन में, और इसे कार्य को ध्यान के रूप में करने की प्रैक्टिस माना जाता था। अच्छा, मतलब हर काम मेडिटेशन था। हाँ, हर एक्टिविटी को अपनी अवेयरनेस बढ़ाने का मौका समझा जाता था। यानी पूरा दिन ही एक तरह की साधना थी। और शाम को क्या होता था, उसके बारे में क्या डिटेल्स हैं? हाँ, शाम का समय अक्सर दिन का सबसे अहम हिस्सा माना जाता था। सब लोग बुद्ध हॉल नाम के बड़े ऑडिटोरियम में ओशो के प्रवचन के लिए जमा होते थे। रोज? जी हाँ, कहा जाता है कि उनके आने से पहले और उनके आने पर कुछ मिनटों का गहरा सन्नाटा छा जाता था। फिर वो लगभग 1.5-2 घंटे बोलते थे। किस विषय पर? दुनिया भर के महान मिस्टिक्स पर, जीसस, बुद्धा, लाओ त्सु, कबीर, नानक, रूमी जैसे सूफी संत, जैन मास्टर्स, उनके वचनों पर। तो ये लेक्चर होते थे? नहीं, ये सोर्स साफ करते हैं कि ये एकेडमिक या इंटेलेक्चुअल लेक्चर नहीं थे। ओशो इन पुराने गुरुओं के शब्दों का इस्तेमाल एक टूल की तरह करते थे। किस लिए? श्रोताओं को उनके तर्कों और विचारों से परे खींचकर सीधे ध्यान की एक्सपीरियंशियल स्टेट में ले जाने के लिए। वो प्रवचन खुद में एक ध्यान प्रक्रिया बन जाता था। तो अगर हम इसे समेटे तो पुणे आश्रम एक पैराडॉक्सिकल जगह थी, विरोधाभासों से भरी हुई। बिल्कुल। एक तरफ वो वाइल्ड, इमोशनली इंटेंस थेरेपी, कैथार्सिस, दूसरी तरफ गहरा, मौन, ध्यान, साक्षी भाव। हाँ, जैसे ज़ोरबा जो जीवन का भरपूर आनंद लेता है और बुद्धा जो गहरे मौन और जागरूकता में स्थित है, दोनों को एक ही व्यक्ति में एक ही जगह जीने का प्रयोग। ये तो बहुत ही बोल्ड एक्सपेरिमेंट था उस समय के लिए। हाँ, बहुत साहसिक, जो इंसान को उसकी टोटलिटी में, उसकी आदिम ऊर्जाओं से लेकर उसकी हाईएस्ट स्पिरिचुअल पॉसिबिलिटीज तक स्वीकार करने और इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन ये दस्तावेज ये भी इशारा करते हैं कि ये फेज अब खत्म हो रहा था। हाँ, ऐसा लगता है। आश्रम अपनी कैपेसिटी से बहुत ज्यादा भर गया था, जगह कम पड़ रही थी और बाहरी दुनिया से तनाव भी बढ़ रहा था। जी,
स्थानीय जो रूढ़िवादी समुदाय था और भारतीय सरकार दोनों ही इस अनकन्वेंशनल और तेजी से बढ़ते मूवमेंट को शक और चिंता से देख रहे थे। और क्या अंदर से भी कोई बदलाव की जरूरत महसूस हो रही थी? हाँ, ऐसा लगता है। सोर्स इशारा करते हैं कि शायद ओशो ने भी महसूस किया कि उनके शब्द जो लोगों को जगाने और सोचने पर मजबूर करने के लिए थे, हाँ। कहीं वो खुद ही एक नए किस्म का डॉगमा या सिद्धांत न बन जाए। उन्होंने लगभग 30 साल लगातार बोला था, तो शायद अब चुप होने का समय था। शायद उनके लिए भी मौन में जाने का और किसी नए, ज्यादा बड़े स्केल के एक्सपेरिमेंट का समय आ गया था। ऐसा लगता है कि पुणे की ये इंटेंस प्रयोगशाला अपना मकसद पूरा कर चुकी थी और एक नया चैप्टर शुरू होने वाला था। हाँ, जो इन सोर्सेस के अनुसार और भी ज्यादा मौन होने वाला था, लेकिन बाहरी दुनिया में कहीं ज्यादा बड़े विवादों और चुनौतियों से भरा हुआ कारवां आगे बढ़ने को तैयार था। तो इन स्रोतों की हमारी इस संक्षिप्त पड़ताल से ये साफ है कि ओशो का पूना आश्रम 1974-81 किसी भी पारंपरिक आध्यात्मिक केंद्र जैसा बिल्कुल नहीं था। हाँ, बिल्कुल अलग था। ये वाकई एक प्रयोगशाला थी जहां आधुनिक इंसान की जो दबी हुई भावनाएं हैं उन्हें बाहर निकालने, हाँ, और उसे ध्यान की गहराइयों से जोड़ने के लिए बहुत इंटेंस, अक्सर कंट्रोवर्शियल और निश्चित रूप से बड़े अनूठे तरीकों का इस्तेमाल किया जा रहा था। जी हाँ, अगर मेन पॉइंट्स दोहराएं तो कैथार्सिस पर जोर एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व था। हाँ, वो भाव विरेचन, डायनामिक मेडिटेशन जैसी यूनिक और पावरफुल ध्यान तकनीकें डेवलप की गईं। इंटेंस, कन्फ्रंटेशनल और बॉडी ओरिएंटेड थेरेपी ग्रुप्स का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हुआ। और सेक्स के प्रति वो क्रांतिकारी नजरिया, हाँ, जो दमन के बजाय स्वीकृति, जागरूकता और एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन पर आधारित था। हालांकि इसे अक्सर गलत समझा गया। बिल्कुल। और वो मुल्ला नसरुद्दीन की कहानी, हाँ, वो हमें याद दिलाती है कि असली जवाब अक्सर अंदर के अंधेरे में ही मिलते हैं, बाहर की रोशनी में नहीं। स्रोत ये भी साफ करते हैं कि ये बुद्ध क्षेत्र, जैसा इसे कहा गया, बाहरी दुनिया के साथ बढ़ता तनाव और शायद अंदरूनी विस्तार की जरूरत के कारण अपने पुणे वाले फेज के एंड की तरफ बढ़ रहा था। बिल्कुल। और अंत में इन स्रोतों पर आधारित हमारी ये चर्चा श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाती है। हाँ। कि आज की दुनिया जो शायद उस समय से भी ज्यादा तेज तर्रार है, तनावग्रस्त है, जी, जटिल है, हाँ है तो क्या इसमें अंदरूनी बदलाव के लिए इस तरह की गहन, व्यक्तिगत और कभी-कभी सामाजिक रूप से चौंकाने वाली विधियों की कोई जगह या रिलेवेंस है? ये एक बड़ा सवाल है। या फिर बाहरी दुनिया की स्वीकृति पाने की हमारी इच्छा और अपनी अंदरूनी सच्चाई की खोज के बीच का जो तनाव है, जैसा मुल्ला की कहानी में दिखता है, हाँ, क्या वो हमेशा बना ही रहेगा? ये सोचने का विषय है।